चैंपियन कोर्स किन के लिए है? जो IIT जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप लेना है यूट्यूब का। आप मेंबरशिप लोगे तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपका लाइव डिस्कशन होगा, DP दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स की गारंटी अच्छे से करवानी आपको सिखाने की मेरी होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू। ज्वाइन बटन पे क्लिक। यहाँ से ट्रेन चलेगी फ्राइट कॉरिडोर, गुजरात से होते हुए पूरे राजस्थान क्रॉस करते हुए अलवर होते हुए दिल्ली एनसीआर, दिल्ली कनेक्ट होगी वो। वहाँ से कोई भी माल जो है ना दिल्ली से जाएगा कहाँ पे? गुजरात, कांडला वगैरह में। वहाँ पे उस जाएगा, उतरेगा, वहाँ से फिर लोड होगा शिप में, फिर वहाँ से वो मिडिल ईस्ट में होता हुआ, इजराइल होता हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएगा। तो पूरा कनेक्टिविटी है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से वो ट्रेन रूट बना रही है। इसमें सिर्फ जैसे अपने पैसेंजर ट्रेन चलती है ना, वैसे सिर्फ चलेंगे वहाँ पे। कौन सी ट्रेन चलेगी? गुड्स ट्रेन। 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है वो, अभी चल रहा है, काफ़ी काम हो गया उसमें। तो उसमें जहाँ जहाँ से ट्रेनें निकलती है ना, वो मेरे ननियाल के बीच में से निकल रहा है। तो मैं तो मामा जी को पूछने के लिए फ़ोन किया मैं कि यार मेरी वाली ज़मीन आ रही है कि नहीं आ रही है उसमें, क्योंकि ज़मीन आ जाती है ना तो गवर्नमेंट 4 गुना पैसा देती है, 4 टाइम्स ऑफ DLC प्राइस। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? बैठो, अगर तुम्हारी लैंड मेन रोड के करीब है तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की रेट कैसे होती है? मेन रोड पे जो लैंड होती है ना, जैसे ऐसे मान लो 10 लाख रुपए बीघा है, तो फिर थोड़ा पीछे जाओगे 5 लाख बीघा, थोड़ा और पीछे जाओगे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख ऐसे। तो अगर आपकी लैंड पीछे आती है और वहाँ अगर वो एक्वायर कर ले तो फिर आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर मान लो आपकी लैंड थोड़ी सी रोड की तरफ से आ रही है और वो एक्वायर कर ले तो बहुत पैसे मिलते हैं, और टैक्स फ्री मनी है ना। जैसे गवर्नमेंट ने 100 रुपये दिए तो आपको 33 रुपीज़ टैक्स नहीं देना है, तो वो दैट इज़ इक्वल टू 135 रुपीज़। और वो कॉरिडोर में क्या कर रहे हैं? जापान के साथ अपना कोलैबोरेशन हो रहा है। तो जापान वाले कह रहे हैं कि हमें एक अलग से कॉरिडोर बना के दो, मतलब एक पूरा ट्रैक सिर्फ जापान के लिए चलेगा। तो 2 ट्रैक बना रहे हैं, एक अपने लिए और एक जापान के लिए। अब जापान को कनेक्ट होना है यूरोप वगैरह साइड में, तो जापान भी इंडिया के थ्रू कनेक्ट होना चाहता है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते रहते हैं गवर्नमेंट के यार, अपने को पता नहीं चलता है, अपने को लग रहा है ऐसे ही चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें चलती है, तब जाके देश डेवलप होता है ना। शानदार प्रोजेक्ट है। अभी तो क्या होता है, एक ही ट्रैक पे चलते हैं ना दोनों, तो उसमें क्या होता है कि मान लो भैंस आ गई रास्ते में, है ना, तो पहले किसको रोकते हैं? पहले तो भैंस को हटाते हैं, फिर ट्रेन को रोकते हैं। किसको? पैसेंजर ट्रेन को निकालते हैं। उसमें अगर सुपर फास्ट ट्रेन है तो उसको पहले निकालते हैं, सेकंड ट्रेन। और जो गुड्स वाली ट्रेन है उसको क्या करते हैं? साइड में लगा देते हैं, वो सबसे लास्ट। भाई अब ट्रैक पूरा खाली है तो उससे क्या होता है कि अपनी कंट्री की रेपुटेशन ख़राब होती है। अपने को लगता है नॉर्मल चीज़ है क्या, गुड्स की ट्रेन साइड लगा दी। अब वो उसको जाना था यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो डिले हो गया ना वो तो पूरा, तो वहाँ इमेज ख़राब हो जाती है यार, इनका तो ऑपरेशनल वर्क ही सही नहीं है। तो जब सर्विसेज अच्छी होती है तो पूरी कंट्री की इमेज बिल्डअप होती है, उससे बिजनेस बढ़ता है, जॉब्स बढ़ते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है। समझ गए? चलो अब ये बताओ, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। फिर तुमको क्लास के लास्ट में एक तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ सुनाऊंगा। चलो ऑक्साइम क्या होते हैं पहले ये बताओ। ऑक्साइम किसको बोलते हैं अपन? अगर हमारे पास ऐसे हो ना CnOH टाइप के ग्रुप, इसको बोलते हैं हम ऑक्साइम्स। ये होते हैं हमारे ऑक्साइम्स, है ना। जैसे अगर हम बनाएं एल्डो ऑक्साइम्स, एल्डो ऑक्साइम किससे बनेगा? एल्डिहाइड से या कीटोन से? एल्डिहाइड। अगर हम ले लें एल्डिहाइड, बहुत फेमस रिएक्शन है अपने सिलेबस में, और इसकी रिएक्शन करें हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, और pH क्या हो उसका? 4 to 5। 4 to 5 नहीं, इसका pH होता है 5, हाँ 4 to 5। तो ये निकल जाएगा वाटर और ये बन जाएगा हमारा ऑक्साइम। इसमें एक ये ऑक्साइम बनेगा और एक और ऑक्साइम बनेगा।
इसमें से बताओ कौन सा E है और कौन सा बताओ Z है। इसमें से E कौन सा है, Z कौन सा है? ऊपर वाला ये मिथाइल हाई प्रायोरिटी, OH हाई प्रायोरिटी है ना, और नीचे वाले में कौन सा हाई प्रायोरिटी है? OH एंड मिथाइल। तो ये कौन सा हुआ हमारा Z, ये कौन सा हुआ हमारा E। इसमें एक और टर्म यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं टर्म सिन एंड एंटी ऑक्साइम। इसमें एक यूज़ करते हैं सिन ऑक्साइम और एक यूज़ करते हैं एंटी ऑक्साइम। सिन कैसे देखेंगे? HOH ऑन सेम साइड, और एंटी कैसे देखेंगे बताओ? HOH ऑन एंटी साइड यानी ऑपोजिट साइड। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सा सिन है और कौन सा एंटी है? बोलो, ऊपर वाला कौन सा ऑक्साइम है? एंटी ऑक्साइम हो गया ना, HOH के रिस्पेक्ट में देखेंगे ये वो हमारा एंटी एल्डो ऑक्साइम, और नीचे वाला कैसा है हमारा? सिन एल्डो ऑक्साइम। बनाओ उसको। इसका नाम एल्डो ऑक्साइम क्यों है? क्योंकि एल्डिहाइड से बन रहा है। एल्डिहाइड रिएक्ट विद NH2OH। NH2OH मतलब हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। नीचे लिख लो अब इन एल्डो ऑक्साइम सिन एंटी डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू H and OH ग्रुप। HOH on same side is sin ऑक्साइम, HOH on opposite side is एंटी ऑक्साइम। ये सारा डिस्कशन हम किसके लिए कर रहे हैं? एल्डो ऑक्साइम्स। और ये पता क्या चलेगा कि ये एल्डो ऑक्साइम है या कीटो ऑक्साइम है? हाँ, अगर वो एल्डिहाइड से आएगा तो यहाँ पे एक H होना चाहिए ना, इस कार्बन पे एक H होगा तब पता चलेगा वो एल्डो ऑक्साइम है। लिख लिया आपने? ये लिखा आपने HOH on same side is sin and HOH on opposite side is anti। जरा इसको देख के बताओ कि ये अभी जो मैंने बनाया है ये एल्डो ऑक्साइम है या कीटो ऑक्साइम है? एल्डो ऑक्साइम है ना, क्योंकि इस कार्बन पे एक H होना चाहिए, है ना। ऐसे हमारे पास अगर मैं ये बनाऊं तो इसमें बताओ कि ये एल्डो ऑक्साइम है या बताओ ये कीटो ऑक्साइम है? एल्डो है। अब बताओ इसमें कौन सा E है और बताओ कौन सा Z है? ये हाई प्रायोरिटी आएगी ना, और ये हाई प्रायोरिटी आएगा, मतलब ये क्या हुआ? Z। इसमें ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी, मतलब क्या हुआ? E। अब बताओ इसमें सिन कौन है और एंटी कौन है? पहला वाला क्या हमारा? एंटी एल्डो ऑक्साइम, और दूसरा वाला क्या है? हाँ, HOH सेम साइड में आना चाहिए ना, ये हमारा सिन एल्डो ऑक्साइम। समझे आप? ठीक है। और अगर मैं ये थर्ड एग्जांपल दूं तो इसको देख के बताओ कि क्या ये एल्डो ऑक्साइम है या बताओ ये कीटो ऑक्साइम है? एल्डो ऑक्साइम है ना, एक भी H हुआ तो एल्डो ऑक्साइम है ना। अब बताओ ये सिन है या एंटी है? ये कैसे बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड से बन जाएगा, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड OH से बन जाएगा। अब बताओ ये सिन है कि एंटी है? बोलो, सिन बोलेंगे या एंटी बोलेंगे? बताओ। अच्छा ये बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा ना, एक कार्बन पे दो लाइक ग्रुप हैं, तो ये सिन एंटी तब आएंगे जब वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यानी ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा है, ये सिन एंटी कुछ भी नहीं है।
समझे आप? चाय कॉफ़ी पियोगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियोगे क्या? वो मंगवा देगा 0 कैलोरी वाली कोक, शुगर फ्री। मन नहीं है पीने का, रहने तो कोई बात नहीं। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। ये एल्डोक्साइम समझ में आ गया ना तुम्हारे? ठीक है। अब लेते हैं कीटो ऑक्साइम्स। कीटो ऑक्साइम मतलब एल्डिहाइड से बनेगा, कीटोन से बनेगा? कीटोन से बनेगा ना, कीटोन से बनने वाला हो गया कीटो ऑक्साइम। जरा इसको देख के बताओ, ये एल्डो ऑक्साइम है या बताओ ये कीटो ऑक्साइम है? कीटो ऑक्साइम है, क्योंकि यहाँ पे H नहीं है ना, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरा ये बनाएं, इसको देख के बताओ ये एल्डो ऑक्साइम है या बताओ ये कीटो ऑक्साइम है? कीटो ऑक्साइम है। अब बताओ इसमें सिन कौन है और एंटी कौन है? पहला वाला क्या है? एंटी। कैसे बताया? OH और CH3 क्यों लिया तुमने? कीटोन में तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। कौन सा है सिन एंटी? अगर मैं CH3 की जगह इथाइल लगाऊंगा तब? पहला वाला बताओ क्या है, सिन है एंटी है? ये वाला सिन है कि एंटी है? कई बार क्या होता है, किस्मत बड़े साथ होते हैं, जो दांव लगाओगे ना लग जाता है एकदम, कुछ टाइम आता है अच्छा वाला। आज तुम जो भी आंसर बोलोगे ना मन से, तो तुम्हारा आंसर सही होगा एकदम। हाँ बोलो, अपना अपना आंसर सोच लो। कितने लोगों का आंसर सिन है और कितने लोगों का आंसर एंटी है? सबको आंसर सोचना जरूरी है। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं आज। अब बताओ दोनों कैसे करेक्ट हैं? मैंने बोला ना कभी कभी टाइम ऐसा आएगा कि सब चीज़ें सही हो जाएगी एकदम। तो अब बताओ ये दोनों करेक्ट कैसे? जब भी कीटो ऑक्साइम होता है ना, इन कीटो ऑक्साइम prefix is used to relate first name and hydroxy group. इसके बारे में इस लाइन को पढ़ो एक बार। In keto enzyme, prefix is used to relate first name and hydroxy group. अच्छा, इन कीटो ऑक्साइम मतलब किसकी बात हो रही है? कीटो ऑक्साइम की हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रीफिक्स का मतलब क्या? जो पहले लिखेंगे, IUPAC लिखते हैं प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स हमको क्या बताएगा बताओ? प्रीफिक्स हमको एक रिश्ता बताएगा। रिलेट मतलब रिश्ता। कौन सा रिश्ता बताएगा? फर्स्ट नेम एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो रिश्ता कौन बताएगा बताओ? प्रीफिक्स बताएगा। मतलब समझे इसका कि प्रीफिक्स ये बताएगा कि पहले नेम और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। वो जन्म पत्री वगैरह देख के बता देता है अच्छे से। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इसका नाम सिन है कि एंटी है? दोनों है। कैसे? जब मैं ऐसे लिखूंगा ना सिन, यानी ये हुआ प्रीफिक्स। सिन OH के साथ क्या लिखेंगे? फिनाइल, सिन फिनाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे कीटो ऑक्साइम। इस पूरे में बताओ प्रीफिक्स कौन है? सिन है। फर्स्ट नेम कौन है? फिनाइल। फिनाइल और OH के बीच में क्या रिश्ता है वो कौन बताएगा? प्रीफिक्स बताएगा, सिन। अब आप समझे इसका नाम एंटी भी होगा। अब बताओ इसको एंटी कैसे लिखेंगे? एंटी मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्साइम। इसमें प्रीफिक्स कौन है?
एंटी, और फर्स्ट नेम कौन है? मिथाइल, और OH का क्या रिलेशन है? एंटी है, ठीक है। अब बताओ उसको क्या लिखोगे? इसको अगर मैं सिन लिखता हूं तो सिन क्या होगा बताओ? सिन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन। और बताओ एंटी क्या होगा? एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन। अब बताओ इनमें से कौन E है और बताओ कौन Z है? भाई इन दोनों में हाई प्रायोरिटी O आएगी ना, और इन दोनों में हाई प्रायोरिटी ये फिनाइल आएगा। ये कौन सा आइसोमर हुआ? Z, और ये कौन सा हुआ? E। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि E इज सिन या E इज एंटी? नहीं बोल सकते ना। EZ तो सिंपल एटॉमिक नंबर से होता है ना उसका, समझे आप? बनाओ उसको। और अगर एल्डोक्साइम है तो H होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू हम H बता देंगे। कल 6 और IIT ने ब्रांच चेंज बंद कर दिए। इंटरनली ब्रांच चेंजेस नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में जो ब्रांच चेंज होती थी ना, वो उन्होंने बंद कर दी। IIT बॉम्बे ने तो पहले ही कर दी थी, 3 IIT कर चुके थे, 6 IIT ने कल कर दिया है। मतलब अब बच्चे जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे उनकी ब्रांच फिक्स हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, उन्होंने एक डेटा निकाला, 50% ऑफ द स्टूडेंट जो अपीयर मतलब JEE में जो IIT में जाते थे ना, वो ब्रांच चेंज के लिए कोशिश करते थे। तो हर 100 में से 50 बच्चे कॉलेज में जाके खूब मेहनत करने हैं, और उस 50 में से 10%, मतलब 100 में से 10%, यानी 50 का तो 20% हो गया, उनकी ब्रांच चेंज होती थी। तो 40% का फिर ब्रांच चेंज नहीं होता था, तो वो अननेसेसरी और स्ट्रेस में आ जाते थे। तो इसलिए उन्होंने ब्रांच चेंज बंद कर दी, और वो ग्रेडिंग सिस्टम भी बंद कर दिया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में कोई मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं। होना भी यही चाहिए यार, बच्चा नया नया कॉलेज में आया है, अभी कॉलेज समझेगा करेगा, आते ही उसको कि ब्रांच चेंज में लग गया, वो फिर मार्क्स में लग गया, CGPA में लग गया, है ना। तो फिर वो कब कॉलेज लाइफ को एकोमोडेट करेगा, कैसे सोचेगा? जब खाली रहता है ना आदमी सोचता है, फिर तो थोड़ा एक साल तो ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं ना, फिर वो सोचेगा मेरे को कैरियर में ये करना है, फिर सेकेंड ईयर से करे वो अपना। सेकेंड ईयर में फिर क्या ब्रांच चेंज? फिर तो कॉलेज चेंज कर सकते हो। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि तुम एग्जिट बीच में कर सकते हो, है ना। अब शायद उन्होंने एप्लीकेबल किया नहीं किया, चाहो तुम कॉलेज छोड़ सकते हो। जैसे मान लो तुम स्टार्टअप वगैरह कर रहे हो, कुछ है ना, कुछ और करना है तुमको लगे नहीं यार मैं 1 साल रुकना नहीं है मुझे, तो तुम थर्ड ईयर में बाहर जा सकते हो। तो तुम्हें डिग्री मिल जाएगी कि भाई ये 3 साल तक यहाँ पढ़ा, BSc 3 ईयर। ऐसे पहले क्या होता था कि एक भी सब्जेक्ट रह गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो, मतलब आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेज है। अब एक स्टार्टअप का बच्चा था, अभी अपने रिपीटर्स में था 4-5 साल पहले, वो कोरोना के समय उसने स्टार्टअप किया था, वो होता है ना अपना एम्बुलेंस। उसका प्लान ये था कि मतलब जो ये ओला उबेर आती है ना, उसको वो एम्बुलेंस बनाता था, मतलब उसमें एक सेफ्टी किट लगाता था। तो उस टाइप से करता था कि उनकी कुछ गाड़ियाँ को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करता था वो। तो वो गाड़ी 2 तरीके से काम करती थी। भाई पैसेंजर आ गया, बोला मैं तो हेल्दी हूँ, एकदम टिप टॉप हूँ, कि ठीक है पिक्चर देखने जाना है, तो उसको पीछे बिठाया, थिएटर छोड़ के आ गया। पैसेंजर ऐसा आ गया कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो एम्बुलेंस की तरह काम करती थी। तो वो उसका स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा था, और वो फर्स्ट ईयर में जाते ही उसने शुरू कर दिया था। अब सेकेंड ईयर में आते आते तो उसका बढ़िया चलने लगा। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में तो एम्बुलेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना। तो वो उसको छोड़ना पड़ा कॉलेज। उसका जो सीनियर था जिसका साथ किया, वो थर्ड ईयर में था, वो सेकंड ईयर में था, तो उसको ड्रॉप आउट होना पड़ा। भाई जो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो कॉलेज वाले थोड़ी लगाएगा, वो तो सारा टर्म्स कंडीशन देखेगा ना, ठीक है ना, कि पता चले ये पढ़ भी रहा है, कंपनी भी चला रहा है,
और कंपनी चलाता तो मूड बन गया उसका, नहीं मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो कंपनी नहीं चलाऊंगा, उसका पैसा डूब जाएगा ना भाई। तो वो पूरा इंश्योर करते हैं कि तुम फुल टाइम ये काम करो, तो उनको छोड़ना पड़ता है कॉलेज। तो वो 3 बच्चे थे, तीनों ने ड्रॉप आउट किया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा इन्होंने 2 साल पढ़ा तो 2 साल का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना इनको, 3 साल पढ़ा 3 साल का मिलना चाहिए। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जितने साल पढ़ोगे उतने साल का आपको डिग्री मिल जाएगी। बात समझे आप? उसने मेरे को भी बहुत रिक्वेस्ट किया था सर थोड़े पैसे लगा दो। मैंने कहा यार अभी कोरोना आ गया, कोचिंग में तो बच्चे ही नहीं आए, कहाँ पैसे लगा दो यार। मैंने लगाया नहीं यार, बाद में लगाता तो बहुत अच्छा होता, 1 का 50 हो जाता मेरे यार। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। जिन जिन बच्चों ने मेरे को फंडिंग के लिए अप्रोच किया ना, मैंने ऑब्जर्व किया हर ने 1 से 50 तो किए ही किए कम से। एक फिनटेक वाले ने बहुत प्रेशर दिया था मेरे को, मैंने कहा यार तू तो सही है लेकिन तेरे बाकी के लोग मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं, तो मैंने नहीं लगाया। और बहुत बड़ा फिनटेक बन गया वो। मैंने कहा सर लगाया था ठीक रहता ना सर। तो मैंने कहा यार तेरी भी गलती है, तेरे को अच्छे से समझाना चाहिए ना मुझे यार कि सर मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके पैसे डबल ट्रिपल होंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए था मुझे। आगे बढ़े। मुझे को क्या बहुत पैसे कमाने हैं और मुझे लग रहा है यार तुम लोग तुम्हारे सारे ही कमा पाऊंगा यार। मैं पढ़ा के मैं कितने कमा पाऊंगा यार। पढ़ा के मैं मतलब नो डाउट बहुत अच्छा कमाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब मेरे को जितने कमाने हैं ना उसके लिए, और ज़्यादा कम टाइम में कमाना है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को 500 करोड़ रुपए कमाना है अभी जल्दी से जल्दी। लगी थी ना मेरे प्लांट दोस्त, मेरी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है यार। बस एक अच्छी जॉब तो मैं लगी थी केमिकल प्लांट में, अच्छे प्लांट बॉम्बे में, बहुत अच्छे प्लांट है। बॉम्बे में नहीं है, मतलब बॉम्बे गोवा हाईवे पे। लेकिन क्या हुआ कि उसकी ज्वाइनिंग 3 महीने बाद थी और मेरे को पैसे कमाने थे जल्दी, है ना। हाँ, मेरे घर की हालत बहुत ख़राब थी, मुझे जल्दी जल्दी पैसे मतलब जॉब ढूंढनी थी। मैंने कहा 3 महीने पता नहीं यार कब लगाएंगे ये। तब तक वो फिटजी का एक ऐड आया कि डू यू वांट टू अर्न 1 करोड़ रुपीज़। मैंने कहा यार ये वाला ऐड सही है यार। तो मैंने 10 रेज्यूम प्रिंट करवाए थे, है ना। तो 9 तो केमिकल कंपनी में अप्लाई किया, 1 छोड़ रखा था। तो उसमें लिखा, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था 1 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको। मैंने कहा यार ये सही है, मुझे पैसे ही चाहिए, ठीक है। फिर उसमें लिखा कि आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं छोटे भाई को पढ़ा ही चुका हूँ, महीने भर का एक्सपीरियंस है मेरे को, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, तुम्हें ना उसके लिए आना पड़ेगा टेस्ट के लिए, और डेमो वगैरह होगा। तो मैंने कहा वो सब नहीं होगा यार, ठीक है, वो टेस्ट वेस्ट हम नहीं देंगे। तो पता चला कि आपका टिकट भी हम देंगे आने जाने का, होटल भी हमारी। मैं कहा ये सही बोल रहे हैं यार। तो मैंने कहा, मैंने को ईमेल किया, उसमें ईमेल किया, मैं कहा सही पैसे वैसे दोगे ना। बोला गारंटीड, आप टिकट लेके आना। तो मैं गया, उन्होंने होटल में ठहराया मुझे, है ना। मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा, 10 रुपये लगे मेरे ऑटो के, है ना। स्टेशन से मैं होटल गया वहाँ तक। फिर वहाँ से उन्होंने मेरे को दूसरे दिन, एक दिन बड़ा सा एक ऑडिटोरियम है साउथ दिल्ली में, उसका नाम क्या है यार, कुछ बड़ा फेमस ऑडिटोरियम है एक। तो उस ऑडिटोरियम में हमको बिठाया और लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि 1 करोड़ कब दोगे। वो सब तो ठीक है, उनको क्या एक्सपेंशन करना था पूरे इंडिया में, तो उनको बहुत सारे टीचर चाहिए थे और फ्रेशर लोग चाहिए थे। फिर उन्होंने टेस्ट वेस्ट लिया, और टेस्ट जब लिया तो उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ाओगे। तो टेस्ट लेने के पहले पूछते हैं ना कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे। मैंने कहा यार वैसे तो मैथ्स मेरी अच्छी है, लेकिन मैंने कहा यार केमिस्ट्री ठीक रहेगा, केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैच करेगा एकदम। तो केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने टेस्ट वेस्ट लिया, उसमें पास हो गए। फिर उन्होंने डेमो लिया, तो डेमो में वो बहुत बढ़िया बंदे थे, डिप्टी HOD थे RK चौधरी करके, बिहार के। उन्होंने कहा यार तुम्हें ना पढ़ाते बहुत अच्छा हो, है ना, लेकिन तुम्हारा नॉलेज बहुत कम है। नॉलेज तो भाई केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी ना, केमिस्ट्री तो मेरे को आती नहीं थी। तो केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल काइनेटिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसी के सवाल मैंने बना लिए, बाकी तो मेरे को आते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा तो बस तुम ध्यान से ना सब्जेक्ट को पढ़ो और फिर तुम पढ़ाना, तुम अच्छा करोगे। मैंने कहा सर इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो 1 करोड़ कब मिलेंगे। उन्होंने फिर बताया कि ऐसा है कि तुम हमारे साथ काम करो, फिर अगले बार तुम्हारी तनख्वाह है ना 6 महीने बाद इतनी, 1 साल बाद इतनी, 2 साल बाद इतनी, 5 साल बाद इतनी, 10 साल बाद इतनी, और 20 साल बाद 1 करोड़ मिलेंगे। मैंने कहा यार छोड़ो यार, ये तो ऐसे 20 साल थोड़ी, मेरे को तो अभी कमाने हैं, ठीक है। तो फिर मैं वापस आ गया, वापस आया, और फिर उस कंपनी में जहाँ मेरे को जॉब लगी थी उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद आप आना। मैं सोचा यार 3 महीने मैं कर लेता हूँ वहाँ पे, यार घर पे बैठे क्या करूँगा। तो मैं वहाँ कॉलेज छूटती सीधा वहाँ चला गया दिल्ली। और दिल्ली में जब मैंने पढ़ाया ना, पहला बैच मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, एक साउथ दिल्ली की जगह है वहाँ पे, कालूसराय,
वहाँ पे IIT दिल्ली के सामने एक जगह है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग से गए, तो वहाँ क्लासेस वगैरह लगाई, तो वहाँ फीडबैक होता था बच्चों का, तो मैंने पढ़ाया तो बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो वहाँ मेरे को एक जना और मिला अजमेर का, उसने भी कहा यार टीचिंग का अच्छा कैरियर है। फिर मेरे को समझ में आया यार वहाँ प्लांट में तो है ना, मैं जल्द मैनेजर बनते बनते बूढ़ा हो जाऊँगा, ठीक है ना, ज़िंदगी वहाँ बहुत अच्छी है, एकदम जंगल में प्लांट है, आराम से रहो, सब फैसिलिटीज़ फ्री होती है ना, होता है ना भाई, राशन फ्री, सरकारी टाइप है ना, घर फ्री, ये फ्री वो फ्री, लेकिन पैसे लिमिटेड मिलते हैं। मेरे को तो चाहिए थे पैसे, ठीक है, मेरा तो ब्रदर MBBS कर रहा था, बहुत कर्जा था मेरे ऊपर, तो मैंने कहा यार सेलेक्ट करना था, मैंने कहा यार वो तो बाद में भी कर लेंगे, इसको करते हैं पहले। तो फिर वो 6 महीने में जो सैलरी बढ़ने वाली थी ना, वो उन्होंने मेरी 3 महीने में बढ़ा दी, तो मैं खुश हो गया एकदम, मैं यार पैसे बढ़ गए यार अपने, तो ठीक है। फिर वो जो साल भर में बढ़ने वाली थी ना, वो मेरी 6 महीने में बढ़ा दी, तो ना 2-3 मेरे ग्रोथ है ना फास्ट हुए, तो मेरे समझ में आ गया मैं ये सही है यार, ठीक है। और फिर मैं बच्चों को पढ़ाता था ना, तो बहुत मज़ा आता था, वो दिल्ली के बच्चे हैं, बहुत मस्त टाइप के बच्चे होते थे, तो बहुत खुश होते थे, उनको तो समझ में आता ना सब, बोलते सर पढ़ाते गजब हो यार आप, तो मेरे वो फीडबैक आता था 98% 99, वो इंसेंटिव भी देते थे। और फिर वो DK गोयल वगैरह जो HOD वो हेड थे, वो थोड़ा मेरा ध्यान भी रखते थे, उन्होंने कहा चिंता मत कर यार तेरे दूर हो जाएगी, तो उनके साथ फिर मैंने 2 साल काम किया। फिर मेरे समझ में आ गया, मैंने कहा यार दिल्ली में तो यार क्या ज़िंदगी है, ये कोई ज़िंदगी है दिल्ली में, वहाँ पे कोचिंग है, रात को 8 बजे घर जा रहे हैं, मतलब लाइफ बहुत ख़राब है वहाँ पे, मतलब सुबह 9:30 कोचिंग में जाओ, 7:30 आओ, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके रहने जाओ, और संडे को भी छुट्टी नहीं, मंडे को छुट्टी, सब लोग तो मतलब ऑफिस जा रहे हैं और हम सो रहे हैं आराम से, और संडे को सब लोग घर पे हैं, हम काम पे जा रहे हैं। मैं 1-1.5 साल तो सहन किया, मैं मेरे से नहीं होगा यार, और धूल धक्कड़ वगैरह ये वो, बस सब मैंने हाथ जोड़ लिए, मेरे बस की नहीं है यार। फिर मैंने पता लगाया कि यार सबसे अच्छी कोचिंग कहाँ होती है, तो मेरे को पता चला कि कोटा में होती है। फिर मैंने पता किया कि कोटा में कहाँ होती है, पता चला बंसल क्लासेज है, तो सबसे बढ़िया कोचिंग बेस्ट है, वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत शार्प हैं, वो सब सिलेक्टेड बच्चे लेता है। तो फिर मेरे को पता चला कि बंसल में रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है, वो तो ऐसे मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, वो तो रेफरेंस से जगह होती है तब। तो फिर मैंने वहाँ पे ना बंसल क्लासेस का लैंडलाइन नंबर था एक, तो मैं उसको फ़ोन करता था, मैंने कहा आपके वैकेंसी आ गई क्या, बोला नहीं वैकेंसी नहीं, हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। फिर फ़ोन रख दिया। मैं ऐसे 2-3 महीने तक हर मंडे फ़ोन करता था, ठीक है। एक बार वहाँ पे कोई एक HR लेडी थी, उसने फ़ोन उठा लिया, और पहले तो पियोन ही उठा के जवाब देते थे मेरे को, वो उसने बताया कि यहाँ पे वैकेंसी है, आप आ जाओ। तो मैं तुरंत आ गया। आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारा एक टीचर चला गया है, तो तुमको पढ़ाना है। तो मैंने कहा तो पढ़ाना क्या है, बोला कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है। तो अपने तो फिर में सब पढ़ाते थे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पैसे वैसे की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। बोले वो बाद में करेंगे, पहले तुम पढ़ाओ। तो उन्होंने पढ़ाने को दिया। शाम को 3 बैच होते थे रिपीटर के, तो पहले मेरे को एक बैच में पढ़ाने दिया, उसके बाद मेरे को दूसरे बैच में भेजा, तीसरे बैच में, एक ही दिन में मेरी 3 क्लासें लगा दी, 4.5 घंटे तक मैं पढ़ाया। और फिर उन्होंने कहा तुमको कहीं नहीं जाना है, अब तुमको है ना सब यहीं रहना है। मैंने कहा मेरे तो कपड़े वगैरह भी नहीं है। बोला नहीं वो सब आ जाएंगे। उन्होंने कपड़े वपड़े सब मंगवा दिए, मेरे रहने वहने का। मैं यार ये सही है यार, ठीक है, रहने के लिए एक पियोन लगा दिया मेरे साथ, तो सारे मेरे काम करता था। मैं यार ये ज़िंदगी रॉयल है यार एकदम। फिर मैंने कहा पैसे की बात नहीं हुई अभी। बोली पैसे की तुम चिंता मत करो, तुम अच्छे से पढ़ाओ। मैंने यार इंपॉर्टेंट तो पैसे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि अच्छे से पढ़ाओ, तो मैं अच्छे से तो पढ़ाएंगे, वो तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन पैसे भी चाहिए मेरे को, कर्जा है, मेरा भाई पढ़ रहा है और पेरेंट्स परेशान है मेरे। तो उन्होंने फिर मेरे को अच्छे खासे पैसे दिए और बहुत हेल्प की बंसल सर ने मेरी, है ना। जब भी मेरे को ज़रूरत होती थी ना, मेरे क्या बहुत कर्जा था मेरे ऊपर, मेरे भाई के एजुकेशन का और बहुत सारा, मेरे को 10 साल लगे कर्जा उतारने में। तो जब भी मेरे को ज़रूरत होती मेरे को जाके बोलता था मैं सर मेरे को पैसे चाहिए कुछ, तो वो मतलब जैसे मेरे भाई की शादी आ गई या घर में कुछ ऐसा हो गया तो वो हेल्प करते थे बहुत, और फिर सैलरी भी अच्छी खासी मिलती थी। इस तरीके से मैं इस लाइन में आ गया। तो मेरा एम था कि भाई घर वालों को जल्दी जल्दी पैसे को सपोर्ट करूँ, समझे तुम। तो इसलिए मैं हमेशा इस बात पे भरोसा करता हूँ, आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए। मेरी नीयत आपकी साफ है ना, तो आपको ईश्वर रास्ता दिखाएगा, है ना। चलो अब ज़रा जल्दी से बनाओ इनको, हैं क्या कह रहे हो। हाँ मैं जब भी फंडिंग करता हूँ ना, एक ही चीज़ पे करता हूँ, उस टीम में मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, ये मेरी टर्म्स कंडीशन है। फिर मुझे लगता है अपना बच्चा, कोई स्टार्टअप वगैरह में क्या झूठ की दुनिया है, समझ लो 90% तो उसमें क्या है कि एक अपना बच्चा हो तो कम से कम भरोसा होता है, अदरवाइज तो बहुत फ्रॉड बहुत है उधर। और
पैसे मेरे को इसलिए थोड़ी कमाना है कि मुझे कोई जाके कहीं पे स्विट्ज़रलैंड में रहना है, मुझे और भी कुछ काम करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। चलो अब इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालो। क्या रहेगा बताओ आंसर? भाई इसमें तो अपन दो बना लेंगे ना सिंपल, एक सिस और ट्रांस या ई जेड, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे दो। बी के कितने बनेंगे? बी के भी दो बनेंगे। भाई इसके अक्रॉस जी आई बना सकते हैं ना हम लोग, अप 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 डाउन, या एक ई और एक जेड, दो बनेंगे। सी में कितने बनेंगे? इसमें चार बन जाएंगे। इसमें चार कैसे बनेंगे समझ में आ रहा है? कैसे आएंगे? इसके अक्रॉस बनेंगे ना, और एक इसके अक्रॉस भी बनेंगे, ठीक है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए 2 की पावर 2 4। भाई 2 की पावर n बना सकते हैं, n जो है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ पार्ट विच विल शो GI, तो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी टोटल GI 2 की पावर n होंगे। रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, 2 की पावर n होंगे। n क्या हो गया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ रिंग विच विल शो GI। ऐसे डी में बताओ, डी में भी चार हो जाएंगे ना हमारे, एक इसके अक्रॉस बनाएंगे, इसके अक्रॉस बनाएंगे और डिफरेंट बनेंगे, मिथाइल और इथाइल है। और ई में कितने बनेंगे? ई में इसके ऑक्साइम भी तो बनेंगे इसके अक्रॉस, एक इसके अक्रॉस भी बनेंगे, इसके अक्रॉस भी बनेंगे, इसके भी ज्योमेट्रिकल आएंगे, चार आएंगे इसके। समझे आप? मतलब 2 की पावर n बनाना है। 2 की पावर n कब नहीं लगेगा? जब कोई रिपीटिंग हो। जैसे रिपीटिंग से मेरा मतलब ये है, सपोज करो इस तरफ मिथाइल है और एल्कीन है, फिर ये एल्कीन है और एक मिथाइल है। इनका एक फॉर्मूले भी है, वो जो डीपी में लिखा है। पहले अपन बिना फॉर्मूले ट्राई करेंगे। इसका बताओ कितना आंसर आएगा? भाई टोटल चार कॉम्बिनेशन बनने चाहिए ना, एक इसका अक्रॉस और एक इसके अक्रॉस बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो इसमें जैसे ये ई है और ये ई है, ये जेड है, ये जेड है, ये तो डिफरेंट है। और अगर मैं यहाँ ई बनाऊँ और यहाँ जेड बनाऊँ और यहाँ जेड बनाऊँ और ई बनाऊँ, कौन सा सेम है? ई जेड ही सेम है ना भाई। ई जेड या जेड ई, या मैं इसको पलट के रख दूंगा तो एक ही चीज़ बन गई ना वो तो। समझे आप? क्योंकि ये लाइक ग्रुप है ना दोनों तरफ, इसलिए एक कम हो गया। तो इस बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 3।
यहाँ 2 की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। 2 की पावर n का लगता है जब सब डिफरेंट बनने चाहिए, समझे आप? इसमें एक कम बन जाएगा। आगे बढ़े। इसकी बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी अच्छे से। एक इसके जीआई बनाने, एक इसके जीआई बनाने। दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, नंबर्स अलग हैं। जी का कितना आएगा बताओ? 2 आएंगे इसके। भाई अपन पाई बॉन्ड के अक्रॉस जीआई नहीं बनाएंगे ना 6 मेंबर रिंग में, सिर्फ इसके अक्रॉस जीआई बनेंगे, यानी इसके अक्रॉस बनेंगे तो इसका आएगा सिर्फ 2। इसमें अगर रिंग साइज 8 से बड़ी हो तो पाई बॉन्ड के अक्रॉस भी तो जीआई बना सकते हैं हम लोग, और फिर इसके अक्रॉस भी बना सकते हैं। अब बन जाएंगे इसके 4। समझे आप? तो ये एग्जांपल लेने का पर्पज ये है कि भाई 8 मेंबर रिंग से बड़ा हो तो उसके पाई बॉन्ड को भी काउंट करना है आपको। लास्ट एग्जांपल करते हैं। इसके कितने जीआई बनेंगे? ये बताओ, इसके अक्रॉस तो कोई जीआई नहीं बनेगा, है ना? इसके अक्रॉस तो बनेगा ना जीआई। इसका सिस ट्रांस वगैरह बना सकते हैं। ऐसे फिर इसका भी बना सकते हैं, इसके रिंग के अक्रॉस भी जीआई बना सकते हैं। ऐसे इस रिंग के अक्रॉस भी जीआई बना सकते हैं। और ये पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, टर्मिनल एल्कीन है, फिर इस पाई बॉन्ड का बनेगा। तो और इसमें देखो कोई रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है मतलब 2 की पावर n। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ पार्ट विच विल शो जीआई, यानी ये 1 2 3 4। n की वैल्यू 4 हुई ना भाई? कितने बनेंगे? 16 बनेंगे इसके। मतलब वैसे तरीका सबसे अच्छा है कि 2 की पावर n लगाओ जहां पे कोई रिपीटिंग नहीं हो। जहां रिपीटिंग है वहां ड्रॉ करके देखो। ठीक है, अब इसकी डीपी की प्रैक्टिस करनी है तो डीपी देता हूं मैं तुमको। एक EZ की डीपी है, एक टोटल जीआई निकालने की। वो डीपी बनाओगे तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा होगा आपका।
है ना। थ्योरी तो पूरी होगी, प्रैक्टिस तुम्हारी बाकी है तो तुमको खुद को करनी है, फिर उसका डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं फिर, है। ओके।